नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज जो वाकया जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं उसे सुनकर आपको बेहद अफसोस होगा, दुख होगा और साथ में आपका मन गुस्से से भी भर जाएगा। मगर क्या करूं, आप क्राइम तक में हैं और क्राइम तक में हम जुर्म की घटनाएं ही आपको बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि इस तरह की घटनाओं से हम सबको सीखने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम ऐसी बुरी घटनाओं से बचने का तरीका अपने आसपास डेवलप करें, जिससे न तो अपराध हो और न ही किसी को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़े। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना है पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना की। लुधियाना में एक लोकेलिटी है अब्दुल्लापुर, और अब्दुल्लापुर से 18 अगस्त 2022 को एक छोटा सा बच्चा अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। बच्चे का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चे की उम्र जो है वो महज 8 साल है। और 8 साल का ये छोटा सा बच्चा जब अपने घर से गायब हो जाता है तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, लाजमी है। ये जो लड़का है ये शाम को अपने घर के बाहर ही जो है वो साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाने के लिए निकला था और उसके बाद फिर ये लापता हो गया, गायब हो गया। घर वालों ने फौरन पुलिस से शिकायत की उसी दिन 18 अगस्त की रात को ही, और चूंकि ये एक बच्चे की गुमशुदगी का मामला था तो पुलिस ने फौरन इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की, किडनैपिंग की और तफ्तीश शुरू कर दी। गुमशुदगी के मामलों में आमतौर पर तो पुलिस का रवैया ढीला ढाला ही होता है, लेकिन अगर गुमशुदगी बच्चे की हो तो फिर वो बहुत गंभीर मामला हो जाता है और पुलिस जो है इस तरह के मामलों में फौरन किडनैपिंग का केस दर्ज करती है। इस मामले में भी लुधियाना पुलिस ने ऐसा ही किया। अब जो बच्चा गायब हुआ मैं उसके बारे में आपको बताऊं। ये जो बच्चा है इस परिवार को बड़ी मन्नतों और मिन्नतों के बाद मिला था। घर वाले जो है एक बेटा चाहते थे। इनके परिवार में 2 बेटियां हैं और आप इसे परिवार की सोच कहें जो भी कहें, लेकिन 2 बेटियों के बाद उन्हें एक बेटे की ख्वाहिश थी और उन्होंने बहुत जगह अरदास किए, प्रार्थनाएं की, पूजा पाठ जो भी होता है वो सारी चीज़ें की और चाहते थे कि घर में एक बेटे का जन्म हो। फाइनली आज से 8 साल पहले इस बच्चे का जन्म हुआ और ये बच्चा बहुत नाजों से पल रहा था। मतलब घर वालों की आंखों का तारा था और बहुत ही टैलेंटेड था। टैलेंटेड मतलब वो रेगुलर गुरुद्वारे जाया करता था, वहाँ गुरबानी का पाठ सुनता था, वहाँ जाकर वो तबला बजाया करता था और जिस तरह से घर के लोग उसे एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो ठीक उसी फुटस्टेप को फॉलो कर रहा था और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अच्छा बच्चा था वो, और इसीलिए सबका प्यारा भी था। और ऐसा बच्चा जो इतना प्यारा, इतना मासूम, इतना खूबसूरत और बहुत नाजों से पाला हुआ बच्चा अगर वो गायब हो जाए तो घर वालों पर क्या गुजर रही होगी आप समझ सकते हैं। घर वाले बहुत परेशान थे और ऐसे तो इस फैमिली में जब ये बच्चा गायब हुआ था सारे लोग थे, लेकिन इस बच्चे का ताया जो है वो घर में नहीं था, जिसका नाम है स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह घर में नहीं था, इत्तेफाक से स्वर्ण सिंह बाहर गया हुआ था। तो घर वालों ने स्वर्ण सिंह को भी फ़ोन करके बताया कि जूनियर मिल नहीं रहा है, बच्चा मिल नहीं रहा है। तो स्वर्ण सिंह बहुत परेशान हुआ। उसकी वजह यह है कि स्वर्ण सिंह जो है इस बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। कम से कम आसपास के लोग, पड़ोसी जो है, घर वाले जो है वो इसी रूप में उन दोनों के रिलेशन को देखते थे। ऐसा हो सकता था कि स्वर्ण सिंह कई बार अपने बच्चों की कोई मांग या ख्वाहिश पूरी नहीं करे, लेकिन अगर ये जो उसका भतीजा था ये अगर एक बार की कोई भी चीज़ मांग लेता था तो स्वर्ण सिंह कभी उसे मना नहीं करता था, चाहे वो रुपए पैसे की बात हो, कोई खिलौने की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो। और स्वर्ण सिंह ही रोज़ इस बच्चे को गुरुद्वारे भी लेकर जाता था और उसे एक अच्छी तालीम देने दिलाने का बीड़ा भी इसी ताया ने उठा रखा था। लेकिन इत्तेफाक से जब बच्चा गायब हुआ तो ताया घर में नहीं था और घर के लोग जो है वो जब उन्होंने ताया को बताया तो ताया भी बहुत परेशान हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो अमृतसर निकल आया हूँ दरबार साहिब में माथा टेकने, स्वर्ण मंदिर में, और मैं यहाँ से फिर कल ही लौट कर आता हूँ और फिर मैं ढूंढता हूँ कहाँ चला गया। तो अब बच्चे की गुमशुदगी का मामला था। बच्चे के पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता है कि उसको सर्विलांस में पुलिस लगाए, ट्रैकिंग करे। तो पुलिस के पास भी बहुत बड़ी चुनौती थी। और अगले दिन यानी 19 अगस्त की सुबह को स्वर्ण सिंह घर लौट आया और घर वालों के साथ मिलकर वो भी बच्चे को ढूंढने में लग गया। पूरी ताकत उसने लगा दी, जी जान लगा दी। इधर पुलिस ने
इस सिलसिले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर ही चुकी थी। पुलिस हर एंगल को एक्सप्लोर कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि बच्चा क्या कहीं खुद ही खेलने के लिए गया और गायब हो गया, गुम हो गया, या फिर बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। अगर किडनैप कर लिया तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या कोई रैंसम कॉल, फिरौती जैसी कोई बात, या फिर इस परिवार की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। इस तरह की तमाम बातों पर पुलिस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी, यानी अपना दिमाग लड़ा रही थी, लगा रही थी। इसी बीच पुलिस ने यह तय किया कि मोबाइल फ़ोन को तो सर्विलांस में ले नहीं सकते, तो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पुलिस ने उस बच्चे को ट्रैक करने का फैसला किया। और जहाँ से वो बच्चा गायब हुआ था अब्दुल्लापुर से, वहाँ से लेकर जो बाहर का इलाका था, मतलब अब्दुल्लापुर से बाहर का इलाका था, उस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे रोड की तरफ फेसिंग वाले, उन तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है पुलिस ने स्कैन करने की शुरुआत की। और पुलिस ने जब स्कैन करने की शुरुआत की तो पुलिस को जालंधर बाईपास के पास एक सीसीटीवी फुटेज में यह बच्चा नजर आया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बच्चा जो है वो अकेला कहीं नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपने ताया स्वर्ण सिंह के साथ ही था। पुलिस ने जब ये फुटेज देखा तो पुलिस को भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि स्वर्ण सिंह लगातार पुलिस के पास भी था, घर वालों के पास भी था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था, रो रहा था। और आखिरी बार जो सीसीटीवी फुटेज में बच्चा दिखा था उसमें उसका ताया स्वर्ण सिंह भी उसके साथ नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि वो घर वालों से बात करेगा, क्योंकि इस तरह के मसले बड़े नाजुक होते हैं। अगर मान लीजिए परिवार के ही किसी आदमी पर पुलिस को शक हो जाए तो पुलिस फौरन उसे नहीं पकड़ सकती। पकड़ने से परिवार में विद्रोह हो सकता है, लोग नाराज हो सकते हैं कि भाई आप कैसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होता तब तक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है किसी आदमी को हिरासत में लेना, पूछताछ करना या पकड़ लेना, खासकर इस तरह के मामलों में। इमोशनली सेंसिटिव इशू है। तो पुलिस ने यह तय किया कि वो बच्चे के माँ बाप से अलग से बात करेगी। पुलिस टीम ने बच्चे के माँ बाप से अलग से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्हें बताया कि बच्चे की एक सीसीटीवी फुटेज हमें जालंधर बाईपास के पास नज़र आई है, और उस सीसीटीवी फुटेज में ये जो बच्चा है वो अपने ताया स्वर्ण सिंह के साथ दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुमशुदगी के पीछे आप ही के भाई और बच्चे के ताया स्वर्ण सिंह का हाथ हो? ये सुनते ही जो है वो जो बच्चे की माँ थी वो फूट फूट के रोने लग गई और उसने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, बच्चे को उसके ताया नहीं गायब किया होगा। भाई तो कुछ देर के लिए फिर भी चुप रहा, स्वर्ण सिंह का जो भाई है, लेकिन जो उसकी भाई की बीवी थी यानी बच्चे की माँ, वो रोकर सीधे इल्ज़ाम लगाने लगी कि स्वर्ण सिंह नहीं बच्चे को गायब किया होगा, आप तो उन्हीं से पूछो। पुलिस के लिए स्वर्ण सिंह पर शक करने की दो वजहें थी। एक तो सीसीटीवी फुटेज था ही, और दूसरा ये भी था कि इत्तेफाक से जब बच्चा गायब हुआ था ठीक उसी वक्त स्वर्ण सिंह भी गायब हो गया था, मतलब घर में नहीं था। बाद में स्वर्ण सिंह को तो मोबाइल फ़ोन पे घर वालों ने लोकेट किया तो वो वापस भी आ गया और उसने बताया कि वो गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए गया था, अमृतसर के रास्ते में था और फिर वापस आ गया। तो घर वालों को तो उसने अपनी मौजूदगी के बारे में बताया, लेकिन घर वाले इस बात से कन्विंस्ड भी थे। लेकिन जब पुलिस ने ये दो एविडेंस, जिसमें एक तो कोइंसिडेंस था उसके घर में नहीं होने का और दूसरा सीसीटीवी फुटेज, ये जब घर वालों के सामने रखा तो फिर घर वालों को भी लगने लगा कि इस गुमशुदगी के पीछे स्वर्ण सिंह भी हो सकता है। अब पुलिस ने स्वर्ण सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। एक दिन बाद स्वर्ण सिंह जो है वो लगातार पुलिस को बातों में उलझाता रहा, दलीलें देता रहा, वो कहाँ था, कहाँ गया था, और उस बच्चे को उसने नहीं देखा, वो खुद भी बहुत परेशान है। लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और उसे कहा कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी और बच्चे की तस्वीर एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दे रही है, और जब वो सीसीटीवी फुटेज स्वर्ण सिंह को पुलिस ने दिखाई तो स्वर्ण सिंह के सामने अपना जुर्म कबूल लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने न सिर्फ जुर्म कबूला बल्कि जो बात कही उसे सुनकर पुलिस वाले भी दहल गए। उसने कहा कि हाँ, उसी ने अपने भतीजे को अगवा किया था और न सिर्फ अगवा किया था बल्कि उसकी जान भी ले ली। स्वर्ण सिंह का कहना था कि उसने अपने भतीजे की हत्या की है और उसकी लाश जो है वो दोराहा कनाल में है, क्योंकि उसने अपने भतीजे को धोखे से दोराहा कनाल में धक्का दे दिया था। पुलिस वालों को भी धक्का लगा और ये बात जब घर वालों को पता चली तो उनके सिर पर तो आसमान टूट पड़ा। आप समझ ही सकते हैं, रोना पिटना मच गया। रोना पिटना तो पहले ही मचा हुआ था, लोग बहुत दुखी थे, अब मरने की बात सामने आ गई तो और परेशानी हो गई, लोग और दुखी हो गए। खैर, अब हुआ ये कि ये जो स्वर्ण सिंह है इसकी निशानदेही पर पुलिस
दोराहा कनाल पहुंची और वहां गोताखोरों की मदद से फाइनली वो जो बच्चा है उसकी लाश बरामद भी कर ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस भी था इस बात का कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे स्वर्ण सिंह ही था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उसकी निशानदेही पर लाश बरामद नहीं होती। अब उससे पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने कत्ल क्यों किया और कैसे किया। तो ये दोनों जो सवाल है इन दोनों का जवाब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कत्ल हुआ कैसे। एक ऐसा ताया जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो अपने भतीजे पर जान छिड़कता है, वो उस भतीजे की जान का दुश्मन कैसे बन गया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि जान का दुश्मन बनने के बाद वो इस छोटे से बच्चे के साथ कितनी दरिंदगी से पेश आया, जो उस पर खुद से ज़्यादा यकीन करता था। ये छोटा सा बच्चा अपने ताया को बहुत मानता था। स्वर्ण सिंह से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि 18 अगस्त की शाम को जब उसका भतीजा बाहर साइकिल चला रहा था घर के बाहर, तो उसने अपने भतीजे से कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ और अमृतसर श्री दरबार साहिब जा रहा हूँ माथा टेकने के लिए, मेरे साथ बाइक पे तुम चलो, हम लोग कल लौट कर आ जाएंगे। और बच्चा अपने ताया को मना ही नहीं कर सकता था, बहुत रिलेशन अच्छा था, बहुत प्यार करता था। तो उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी। उसके ताया ने कहा साइकिल यहीं छोड़ दो, मेरे साथ चलो। उसकी बाइक पे बैठ गया और वो दोनों वहाँ से निकल गए अब्दुल्लापुर इलाके से, लुधियाना से। और जैसे ही आगे गए तो लुधियाना के पास एक आउटस्कर्ट्स है, एक जगह है जिस जगह का नाम है लाडोवाल। वहाँ बाइक में बैठे बैठे बच्चे को नींद आने लगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हवा लगती है टू व्हीलर में तो बच्चे अक्सर सो जाते हैं, इसको भी नींद आने लगी। 8 साल का छोटा सा बच्चा। और जब उसको नींद आने लगी तो उसके ताया ने यह तय किया कि अब इसको इतनी दूर अमृतसर दरबार साहिब ले जाने का तो कोई मतलब है नहीं। ऐसे भी अमृतसर जाने के लिए वो निकला नहीं था, बच्चे को उसने झूठी बात कही थी। तो फिर वो लाडोवाल से वापस जो है वो जालंधर बाईपास की तरफ लौटा और इत्तेफाक से यहीं जालंधर बाईपास के पास उसकी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। और यहाँ पर उसने अपने भतीजे को जो है फ्रूट चाट भी खिलाया, बहुत प्यार से उसको फ्रूट चाट खिलाया। और उसके बाद फिर यहाँ से वो कटाना साहिब गया, जहाँ गुरुद्वारे में चाचा भतीजे ने माथा टेका, अरदास की, और यहीं रात को दोनों रुके भी। इसके बाद अगली रोज़ सुबह, यानी 18 को ये हुआ था, 19 तारीख की सुबह, 19 अगस्त की सुबह ये जो है अपने भतीजे को लेकर फिर से कटाना साहिब गुरुद्वारे से निकला और निकलकर लुधियाना अब्दुल्लापुर की तरफ रवाना होने लगा। और रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हरनामपुरा, और इसी हरनामपुरा के पास से जो है वो दोराहा कनाल जो है वो भी गुजरती है, वो नहर भी गुजरती है। उसी नहर के पास उसने अपनी बाइक रोकी और अपने इस प्यारे से भतीजे को उसने नहर की उफनती धारा में धक्का दे दिया। बच्चे को संभलने का भी मौका नहीं मिला, रोने का भी मौका नहीं मिला। सांसें फूल गई, पानी में गिरने के साथ ही दम घुटने लगा, हाथ पांव मारने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। लेकिन ताया के आंखों का पानी मर चुका था। वो उसने फौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने भतीजे को मरने के लिए छोड़कर उस गहरे पानी में वो वहाँ से फरार हो गया, गायब हो गया। इसके बाद वो इधर उधर भटकता रहा। वो घर तो नहीं आया, लेकिन जब घर वालों ने उसे फ़ोन करना शुरू किया और बताया कि बच्चा मिल नहीं रहा है, तो फिर उसने हैरानी जताई। उसने फिर पूरा ड्रामा शुरू किया कि अरे कैसे गायब हो गया। वो भी रोने पिटने का नाटक करने लगा और उसके बाद जो है वो रोने पिटने का नाटक करते हुए वापस लौट कर आ गया। और लौट कर आने के बाद परिवार के बाकी लोगों के साथ मिलकर पुलिस के पास भी जा रहा था, दबाव भी बना रहा था और ढूंढने मतलब अपनी तकलीफ़ का भी इजहार कर रहा था, जबकि उसे कोई तकलीफ़ तो थी नहीं क्योंकि कत्ल ही उसी ने किया था। अब सवाल ये है कि एक ताया जो अपने भतीजे पर जान छिड़कता था और एक भतीजा जो अपने ताया पर खुद से ज़्यादा यकीन करता था, बल्कि अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मानता था, उस छोटे और प्यारे से भतीजे को उस ताए ने उसकी जान क्यों ली, क्यों मारा? तो इसके पीछे जो कहानी है वो भी बड़ी अजीब है, और वो कहानी है सास बहू के झगड़े की। अब आप कहेंगे कि सास बहू के झगड़े का इससे क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि ये जो स्वर्ण सिंह है और इसका जो भाई है, जिसका बेटा ये बच्चा है, भाई का नाम है जगजीत सिंह। तो स्वर्ण सिंह और जगजीत सिंह ये दोनों सगे भाई हैं और इन दोनों भाइयों की शादी एक ही परिवार में हुई है, यानी
दो सगी बहनें इन दोनों भाइयों से ब्याही हुई हैं और वो दोनों सगी बहनें इनके घर में बहू के तौर पर आई हैं, रहती हैं। तो ये जो स्वर्ण सिंह है ये अपनी बुजुर्ग माता जी को बहुत मानता था, उनकी बड़ी सेवा करता था और हमेशा जो है उनका ख्याल रखता था। और सास बहू का झगड़ा ही था कि ये जो जगजीत सिंह की वाइफ है, इस बच्चे की माँ, और स्वर्ण सिंह जो ताया है उसकी जो साली, ये लगातार साली जो है अपने बहनोई को या जीजाजी जो कह लें स्वर्ण सिंह को लगातार ये ताने दिया करता था और कहता था कि तुम तो इस बुढ़िया के नौकर हो, तुम्हारा अपना कोई वजूद, अपनी कोई शख्सियत नहीं है, लानत है तुम पर, ऐसी औलाद पर जो नौकर की तरह इस बुढ़िया की खिदमत में लगा हुआ है। और इस तरह की जली कटी बातें जो है वो कहा करती थी। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉब्लम जो है सास और बहू के बीच में था और एक बहू जो है अपने बहनोई से जो है वो शिकायत किया करती थी। आप बहनोई भी कह सकते हैं और मेरे ख्याल से रिश्ते में ये जेठ भी लगेगा, तो बहनोई भी है और जेठ भी है, उससे शिकायत करती थी और उसे जलील करती थी। तो स्वर्ण सिंह को ये लगता था कि ये जो बच्चा है, इसकी जो माँ है मेरी साली, वो मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहता है। इसकी सोच इतनी गलत है, इतनी घटिया है कि वो चाहती है कि मैं अपनी बुजुर्ग माँ से अलग हो जाऊँ और उनकी सेवा न करूँ। तो जो औरत या जो महिला ऐसी सोच रखती है परिवार को तोड़ने का, उसे मैं सबक सिखाऊंगा और वो मुझे अपनी माँ से क्या अलग करेगा, मैं उससे उसी का बेटा छीन लूँगा। और इतनी भयानक साजिश उसने इसके बाद रची। उसके दिमाग में ये बदले की भावना पैदा हो गई थी कि उसने अपने उसी भतीजे को अपना शिकार बनाया जिस भतीजे को सालों साल पूजा और अरदास के बाद उन्होंने अपने घर में पाया था, जिसका जन्म जो है कई सालों के बाद उस घर में हुआ था और जो पूरे घर में सबकी आंखों का तारा था। तो ये एक दर्दनाक कहानी थी जिसमें सिर्फ बदले की भावना से एक शख्स ने एक छोटे से बच्चे की, 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी और वो शख्स कोई गैर नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार का एक मेंबर था। मुझे लगता है कि इस घटना से हमें ये सबक मिलती है कि खासकर बच्चे के माँ बाप को और सबको, देखिए आज का दौर ऐसा है, बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि आपको किसी भी तरह किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा जलील नहीं करना चाहिए, नाराज़ नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस आदमी को चैलेंज कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, जलील कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, उस आदमी के मन में आपके प्रति गुस्से का लेवल कितना हो रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी यह है कि आप हर किसी के साथ एक तरीके से पेश आएं और किसी के स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए। इस मामले में मुझे लगता है कि इस शख्स के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई थी और साथ ही ये भी हुआ था कि परिवार में भी दरार डालने वाली बात थी, जिसकी वजह से इसने बदले के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस महिला ने ऐसा किया तो इसको ऐसा करना ही चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं। इसको तो किसी कीमत पर कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की घटनाओं से बचने का तरीका सिर्फ ये है कि हमें अपने व्यवहार पर संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले पर। आज की कहानी यहीं तक, और जैसा कि हम सबकी परिपाटी है, आप जानते हैं कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोगों के नाम पढ़ता हूँ, तो जो हमारी पिछली कहानी थी जिसमें एक महिला की मुंबई में 3 और महिलाओं ने मिलकर हत्या की थी, उस कहानी पर जो कमेंट्स आए हैं, उस स्टोरी पर जो कमेंट्स आए हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स मैं रैंडम तरीके से पढ़ना चाहता हूं और अगर कुछ सवालात होंगे तो मैं उनका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। तो गंगाधर फंदान साहब का कमेंट है, उन्होंने लिखा है मजाकिया लहजे में और बहुत सही बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ये बहुत अच्छा हुआ, दिन में 2 बार क्राइम तक की डोज ज़रूरी है, एक ब्रेकफास्ट के बाद सुबह में और दूसरा डिनर के बाद रात को। कहने का मतलब ये कि ब्रेकफास्ट के बाद मेरा ये शो आता है जिसमें आप सबको मैं क्राइम की कहानियाँ सुनाया करता हूँ, और रात को डिनर के बाद बहुत सारे लोग, या डिनर से पहले भी शायद, शमसर को सुनते हैं। उनकी कहानियों का तो खैर दुनिया दीवानी है, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है। अभिषेक कुमार जायसवाल जी, इनका भी कमेंट आया है। इन्होंने पूछा है कि जिस लड़की का कत्ल हुआ क्या वो पारसी थी। जायसवाल साहब, मुझे इस बात का आइडिया तो नहीं है, आई एम सॉरी। और इमरान खालिद साहब हैं, अब इनका कहना है कि मीनल और उसकी बहन जो है वो जेल में और उसका पति बाहर किसी और महिला के साथ या लड़की के साथ अफेयर कर रहा होगा। प्रज्वल घिमिरे साहब का कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि अगर वो इस केस में जो ऑटो ड्राइवर था अगर उसकी जगह पर होते तो वो ज़रूर पुलिस को बताते बिना देर किए हुए। बिल्कुल घिमिरे साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है।
मनोज प्रभाकर, इनका कहना है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, पता नहीं क्यों लोग मर्डर जैसी भयानक वारदात को अंजाम देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। दिनेश शर्मा जी, इन्होंने मुझे ये चेतावनी दी है कि मैं जो है आइंदा से यहाँ न दिखूं, क्योंकि उनको मेरी ये जो पेशकश है ये सुनकर जो है मज़ा नहीं आया। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि यार जो आपकी तारीफ़ करते हैं आप उन्हीं से बात करते हो। नहीं नहीं दिनेश जी, ऐसी बात नहीं है। और अच्छा, ये गुस्से में है, इन्होंने कई कमेंट किया है, बाद में इन्होंने ये भी कहा है कि दादा मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे। ऐसी बात नहीं है दिनेश जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं रैंडमली कमेंट्स पढ़ता हूँ, किसी का कमेंट याद करके और किसी का नाम याद करके नहीं पढ़ता, स्क्रॉल करता जाता हूँ, जो सामने नज़र आता है कमेंट मैं उसको पढ़ता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दिनेश जी कमेंट करने के लिए। और अब मोहम्मद यूसुफ जी का भी कमेंट है, हालांकि ये उर्दू या फ़ारसी में है, इसको ट्रांसलेट करके ही मैं बता पाऊँगा। तो इन्होंने ऑटो वाले का जो करेज है, जो पुलिस को उसने सपोर्ट किया, उसके लिए उन्होंने ऑटो वाले की तारीफ़ की है। गणेशी चौटाला जी का भी कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मगर वारदात में जो आपकी बैकग्राउंड में आवाज़ आती है वो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच गणेशी जी। चकुडी के नाम से एक आईडी है, सी फॉर चकुडी। गुजरात में गिर सोमनाथ में एक घटना हुई है, पिता ने अपनी 14 साल की बेटी की हत्या की है। मामला अंधश्रद्धा का बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला ये पूछ रहे हैं। देखिए मित्र, मुझे ये तो पता नहीं, क्योंकि मैं उस कहानी से अभी वाकिफ़ नहीं हूँ। तो अगर कोई ऐसी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। रत्ना विनस, अलमस हुसैन और लेश चावड़ा साहब का भी कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि स्टोरी शॉर्ट रखते हो, ज़्यादा उलझाते नहीं हो और स्टोरी पॉइंट टू पॉइंट याद रहती है। चलिए एनीवे, चावड़ा साहब थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। लिटिल रेन ड्रॉप्स, इन्होंने लिखा है, हाँ इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि बाय किलिंग हस्बैंड्स गर्लफ्रेंड डू दे विन बैक देयर हस्बैंड्स लव? The husband who has been having extramarital affair gets away easily. The auto driver's revelation is commendable. हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। देखिए पता नहीं अगर पति पत्नी के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाए कि पति या पत्नी का किसी और से अफेयर हो जाए, तो इस तरह के मामलों में क्या फिर से वो पुराना प्यार वापस मिलता है? और ख़ासकर लिटिल रेन ड्रॉप्स की आईडी से जिन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने ये कहा है कि क्या अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो क्या प्यार वापस मिलता है? शायद इसका जवाब नाम ही है, लेकिन फिर भी जैसा कि इससे पहले मनोज प्रभाकर जी ने लिखा था कि लोग पता नहीं क्यों कत्ल जैसी भयानक वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। सोनल सिन्हा जी का कमेंट है, उन्होंने ऑटो वाले की तारीफ़ की है। फ्लाई सोलो के नाम से भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। बंटी बाबू ब्लॉग, इन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ जो है वो अच्छी लगती है। और साबिर अंसारी इनका नाम है, मोतिहारी बिहार से है। उमा शर्मा जी, ये बेंगलुरु से हैं और इनको भी मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, थैंक यू वेरी मच। और उनका कहना है कि वो कोलकाता से भी उनका कनेक्शन है, ननिहाल उनका कोलकाता में है और इसीलिए उनको बांग्ला भी आती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। इन्होंने लिखा है आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच उमा जी। मेरा भी आप लव और रिस्पेक्ट जो है वो आप स्वीकार कीजिए। वसावा चंद्र सिंह, इन्होंने भी नमस्ते कहा है। माई वे हाई वे, इनका भी कमेंट है, उन्होंने कहा कि बहुत टाइम बाद आपका ये शो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनीता धर जी, मनीष यादव, मंजू नागोरी, भास्कर गुप्ता, लॉस स्ट्रीट, राजू सिंह, रतन विक्रम शर्मा, चंद्रशेखर अमीन, मोहम्मद उमेर, विजेंद्र सिंह, रिया बेसेंट, नवीन चंद्र पाठक, ऋषभ मिश्रा, शिव कुमार, जस्ट बिगनिंग, मेरी क्रॉम्पटन, विजय रोशन, प्रेम रानावत, मुकेश शर्मा, इन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। सुयश यादव जी, मीता भट्टाचार्य जी ने एक बात लिखी है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि कितना आत्मविश्वास था उन दोनों महिलाओं में कि उन्होंने रिक्शे वाले को 15-20 मिनट के लिए रुकने के लिए कहा और उतने ही वक्त में वो कत्ल करके वापस भी लौट आई। इस बात से जो है मतलब इस बात से वो हैरान है। मेरे ख्याल से इसी तरह का कमेंट किसी और ने भी किया था और उन्होंने ये पूछा था कि ये कैसे मुमकिन है, वो प्रोफेशनल किलर तो नहीं थी और ऐसा उन्होंने कैसे किया। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब ये हो सकता है कि ऑटो वाले को जब उन्होंने रुकने के लिए कहा था तब उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जाकर उस लड़की की हत्या ही कर देगी, लेकिन हो सकता है कि गुस्से में या फिट ऑफ रेज में उन्होंने हत्या कर दी हो और जब हत्या कर दी हो तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ये प्लान किया हो कि ले जाके डेड बॉडी जो है वो फेंक देते हैं।
तो हो सकता है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर ना हो, अचानक किया गया कत्ल हो, लड़ने भिड़ने या जिसे कहते हैं कि डराने धमकाने के इरादे से दोनों बहनें जो है उस लड़की के पास गई होंगी, ऐसा बहुत संभव है। और लेकिन बाद में जाकर बात बिगड़ गई होगी, ये भी मुमकिन है। तो इसीलिए हम जब तक उस इन्वेस्टिगेशन की और बारीक जानकारी ना मिले तब तक जो है इसके बारे में नहीं बता सकते। जेपी निवास की दुनिया, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपकी उंगली की रिंग कहाँ गई, और इस पर एक इमोजी नवीन चंद्र पाठक जी ने भेजा। हाँ, मेरे इस उंगली में भी एक रिंग हुआ करती थी, लेकिन मैंने अभी उसे खोल कर रख दिया है। वो मेरी उंगली में जो है वो घाव कर रही थी। सिमरन कौर जी का कमेंट आया है, शैलेश पांचाल, बट सरकार, नवीन दर्जी। बट सरकार जो है वो पाकिस्तान से हैं और उन्होंने कहा है कि वो लगातार हमारा ये शो देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बेसिकली वो अभी जर्मनी में सेटल्ड हैं या वहाँ काम करते हैं, जो भी है। प्रज्ञा भट्ट जी हैं, लक्ष्मीनाथ मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी बहुत अप्रतिम हिंदी में तारीफ की। उन्होंने क्या लिखा है आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुप्रतिम जी की अप्रतिम प्रस्तुति, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति, सुचारू शब्द चयन, विद्या वैभव संपन्न। बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। धन रावत, लाइफ एंड ट्रू रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल, तौकीर अब्बास। ठीक है, मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही। रैंडमली मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे कमेंट आपने किए हैं, बहुत हौसला अफजाई आपने की है। मैं इसी तरह क्राइम के इन्वेस्टिगेटिव कहानियों और स्टोरीज़ के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आप भी इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे, ये वादा कीजिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।